सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी कुशवाहा की पार्टी में खटपट को समझिए। इसके साथ ही दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे समस्तीपुर हत्याकांड पर सियासी सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बुलेटिन में बात होगी घर वापसी की, घर वापसी के मायने आपको समझाएंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे चाईबासा में हाथी क्यों रोके रास्ता, क्योंकि हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। शुरुआत सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि उसी दिन इन तीनों विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सवाल है, क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नाराजगी की खबर सच है? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। क्या कुशवाहा की पार्टी में खटपट चल रही है? ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है, वो इन दोनों तस्वीरों से समझ लीजिए। पहली तस्वीर में आरएलएम के 3 विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि उसी दिन आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लिट्टी पार्टी देते हैं, लेकिन पार्टी में तीनों विधायक नहीं पहुंचते हैं। विधायक के तौर पर सिर्फ कुशवाहा की पत्नी मौजूद रहती हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में ये कयासबाजी तेज हो गई कि क्या बेटे को मंत्री पद देने से नाराज हैं विधायक। हालांकि आरएलएम की ओर से विधायकों की नाराजगी की खबरों का खंडन किया गया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटेक्ट है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग कर लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी जो भी बातें सामने आ रही हैं, वह उस दल का आंतरिक मामला है। लेकिन आरजेडी के नेता इसे अपने ही सहयोगी के साथ बीजेपी का खेल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सत्ता लोलुप को हमेशा अपने साथ साधने का कार्य करती है। तो कांग्रेस नेता उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दे रहे हैं, सुनिए। दिखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से भाजपा अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को काल कवलित करने के लिए आमदा रहती। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक है या गड़बड़ कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बिना नाम लिए परिवारवाद का निशाना साधना और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हेमलता कुशवाहा को छोड़कर 4 में से 3 विधायकों का एक साथ अलग अलग मौकों पर दिखना कयासबाजी को बल तो देता ही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खटपट है। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि 24 दिसंबर यानी कि इसी बुधवार को आरएलएम के 3 विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचते हैं, जबकि उसी दिन यानी कि बुधवार को ही पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी पार्टी दी थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में ये तीनों विधायक नहीं पहुंचे, बल्कि ये तीनों नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए चले गए। इस सवाल का जवाब समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उनके विधायकों के बारे में भी समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 4 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और स्नेहलता कुशवाहा। अब आप समझिए कुशवाहा की पार्टी में खटपट की बात क्यों कही जा रही है। तो आपको बता दें कि आरएलएम के जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, ये एक साथ दिखते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और पार्टी की चौथी विधायक स्नेहलता कुशवाहा अलग अलग दिखती हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसको समझने के लिए अब आपको 3 विधायकों के बारे में भी समझना पड़ेगा। ये तीनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी और उस समय इन तीनों के साथ चौथी विधायक स्नेहलता कुशवाहा नहीं थी। और उसके बाद बुधवार को भी बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी आरएलएम के इन्हीं 3 विधायकों ने मुलाकात की और इस समय भी स्नेहलता कुशवाहा साथ में नहीं थी। यही नहीं, आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने कुछ दिनों के पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा था। अब समझ लीजिए कि यहां पर किस तरीके से एक्स पर आरएलएम के जो विधायक हैं रामेश्वर महतो ने क्या लिखा, वो आपको बताते हैं।
उन्होंने लिखा था कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए, नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लग जाएं, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की नाराजगी की बात क्यों हो रही है, अब आप ये भी समझिए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने विधायकों की बजाय अपने बेटे को मंत्री बना दिया। किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया गया। अब बेटे को मंत्री बनाने से बाकी के जो विधायक हैं वो नाराज हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। पार्टी नेताओं से ज्यादा परिवार को तरजीह देने से नाराजगी हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्याकांड के बाद से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जहां कहीं भी कोई घटना घट रही है, पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सैनी हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने खानपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। पुलिस के एक्शन के बावजूद रूपक सैनी हत्याकांड पर बिहार की सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सीधे सीधे डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया। जब ये भाजपा के नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या हो? विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए खुद सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट चौधरी ने कहा, जहां भी कोई घटना घट रही है, पुलिस तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। वहीं जेडीयू के नेता नीरज कुमार का कहना है कि पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की है, ऐसे में विपक्ष को कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हत्या की वजह को तलाशा जा रहा है। बाकी बचे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। साथ साथ सियासी सवाल जवाब भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। समस्तीपुर की हत्या पर सियासी सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, इसे समझिए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और सम्राट चौधरी के पास अब बिहार में गृह विभाग का जिम्मा भी है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को भी सम्राट चौधरी ही देख रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सम्राट कई बार बोल भी चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कई बार अपराधियों को सख्त संदेश भी दिया है। संदेश ये कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा वो किसी भी हालत में बचेगा नहीं। अब बीजेपी नेता की हत्या पर विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब बीजेपी के नेता को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को कैसे सुरक्षित रखेंगे। अब आप खबर तो समझिए। विपक्ष के सवाल पर सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां कहीं भी बिहार में अपराध हो रहा है, वहां तुरंत पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। समस्तीपुर हत्याकांड में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, यह भी जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, अब तक इस पूरे मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें थानाध्यक्ष की लापरवाही देखने को मिली, तो थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। लखनऊ में पीएम मोदी ने कांग्रेस एसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ते थे, बीजेपी ने ये खत्म किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलते हुए देश की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबको समान भाव से विकास योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को समझिए, ये कितना खास है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार ने इसे क्यों बनाया है। देखिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कमल के आकार का बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल करीब 65 एकड़ में बना है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर 230 करोड़ की लागत आई है, मतलब इसे बनाने में 230 करोड़ खर्च किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर 3 प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। किन किन की प्रतिमाएं हैं आपको बताते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाई गई है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, जिसका अनावरण आज पीएम मोदी ने खुद किया है। कांस्य की ये तीनों प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची बताई जा रही है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 65 फीट है। राष्ट्र पुरुषों के जीवन पर आधुनिक यहाँ संग्रहालय भी बनाए गए हैं, म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें 2 लाख क्षमता वाला रैली स्थल और मंच भी बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की खासियत क्या है, अब आप इसे समझिए। 98,000 वर्ग फीट एरिया में यह म्यूजियम फैला हुआ है। 2 मंजिला, 5 गैलरी और 5 कोर्टयार्ड इसमें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि एक एक गैलरी में क्या है। पहली गैलरी में ओरिएंटेशन रूम, पहली गैलरी में वीडियो और ऑडियो विजुअल की सुविधा दी गई है। उसके बाद जो दूसरी गैलरी बनाई गई है, दूसरी गैलरी में भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा को दिखाया गया है, किस तरीके से ये पूरी यात्रा रही है। तीसरी जो गैलरी बनाई गई है उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह समर्पित गैलरी है, उनके बारे में पूरी जानकारी यहां दी गई है। चौथी गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पूरी जानकारी यहां है। और 5वीं गैलरी अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित बनाई गई है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो राजनीतिक सफर रही है, उनका पूरा जीवन रहा है, उसके बारे में जानकारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पूर्णिया में 100 से अधिक लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। पूर्णिया के बनमनखी में यह जो आप नजारा देख रहे हैं, यह कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग ईसाई बन गए थे, उन लोगों ने घर वापसी की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से बनमनखी में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बायखी प्रखंड के साथ साथ पूर्णिया के कई गांव के 1 से अधिक परिवार ने एक बार फिर हिंदू धर्म में वापसी की। हम लोग यहाँ अभी सब लगभग संख्या 100 की संख्या रही है। क्या ये लोग पूर्व में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं क्या? हाँ, पूर्व में जो है या चर्चों में गए, ईसाई हुए, इनको जब लगा तो अपने स्वतः मूल धर्म में वापस आए। कहाँ के रहने? हाँ, ये धर्म परिवर्तन कराना ये जघन्य अपराध है, यह हिंदू समाज कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। पुनः इनकी वापसी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो अपने धर्मों में आए हैं, वापसी का क्या विषय है? हिंदू थे,
हिंदू हैं, इनको लोग बाला फसला कर ले गया, इनको लगा हमारा ही धर्मनिष्ठ है, इसलिए वापस आए। पूर्णिया में 100 से अधिक परिवारों ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर ली। फिर से सनातन धर्म अपनाकर इन लोगों ने बड़ा संदेश दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, पूर्णिया का बनमनखी घर वापसी कार्यक्रम, जिसमें 100 से अधिक लोग ईसाई धर्म को छोड़कर अपने धर्म यानी कि हिंदू धर्म में वापस लौट आए हैं। घर वापसी का मतलब क्या है, अब आप इसे समझिए। देखिए, गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाया जाता है और इसमें अपनी मर्जी से, यानी कि लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में वापसी करते हैं। इसके साथ ही जो हिंदू धर्म छोड़कर गए थे वो फिर से हिंदू धर्म में लौट आते हैं। हिंदू संगठन अपने पैतृक धर्म में लौटने के रूप में इसे देखता है, जिसे घर वापसी कहते हैं। घर वापसी करने वालों ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को गुमराह किया गया था। वो ये भी बताते हैं कि पादरी ने लालच देकर ईसाई धर्म में उन्हें कन्वर्ट कराया था। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि पूजा पाठ से उन्हें मना किया गया, तो स्वेच्छा से उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली। घर वापसी का संदेश क्या है, अब आप इसे समझिए। देखिए, सीमांचल, बिहार का जो सीमांचल इलाका है, वहां धर्मांतरण के मामले अक्सर सामने आते हैं। गरीब लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, जबकि संविधान में लोभ, धमकी, इन चीजों के द्वारा धर्मांतरण कराना अपराध माना गया है। घर वापसी पर वीएचपी और बजरंग दल ने क्या कहा, अब आप ये भी जान लीजिए। उनका कहना है कि यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणा बनेगा, धर्म की स्वतंत्रता को सशक्त बनाता है और ये संदेश लोगों के बीच में जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में एलिफेंट कॉरिडोर के तहत आने वाले जिलों में हाथियों की चहलकदमी से कोहराम मच गया है। चाईबासा में हाथी घूमते हुए रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए हैं, जिसके बाद 18 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। रामगढ़ में भी हाथियों का उत्पात जारी है और हाथियों के एनएच के पास पहुंचने पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चाईबासा का इलाका हाथियों के प्रमुख कॉरिडोर में से एक है। यहाँ हाथी खुलेआम घूमते दिखते हैं और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर उनका रौद्र रूप भी दिखता है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम की माने तो अभी इलाके में हाथियों का मूवमेंट हो रहा है, जिसे देखते हुए 28 दिसंबर तक 18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हाथी का मूवमेंट ट्रैक के पास होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म करता है, गाड़ियों को रोक दी जाती है। जो गाड़ियां रुकती हैं तो उसके पीछे एक सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और फिर उसके बाद जब हाथी क्रॉस करता है उसके बाद स्पीड सेक्शन में, जैसे 130 का सेक्शन है तो 30 या 40 की स्पीड में अलाउ करता है। इसके कारण थोड़ा कंजेशन हो रहा है और उस कंजेशन के कारण हम लोगों को फोर्स हो रहे हैं कि कुछ ट्रेन को कैंसिल किया गया है। चाईबासा में जहां हाथी ने रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, तो वहीं रामगढ़ में हाथियों का उत्पात भी जारी है। हाथियों के उत्पात से लोग पिछले 5 दिन से रथ जगह करने को मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से कई हाथियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 28 दिसंबर तक 18 ट्रेन रद्द करने का रेलवे का फैसला एक अच्छा कदम है, हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिहाज से। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। देखिए, हाथियों की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अब हम आपको एलिफेंट कॉरिडोर को समझाते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो एक रास्ता जो 2 या फिर अधिक बड़े वन क्षेत्रों को जोड़ता है, वो क्षेत्र होता है एलिफेंट कॉरिडोर, जहां से हाथी आते जाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हाथियों का आना जाना होता है। जंगल के बीच आने जाने में हाथियों को भी मदद मिलती है। यहां पर हाथियों को विचरण करने, भोजन और प्रजनन की जरूरतें पूरी होती है। इसके साथ ही मानव हाथी संघर्ष कम होता है, इसीलिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी, तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जंगल कटने और इंसानी बस्तियों के बढ़ने से इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ गई। मानव और हाथी के बीच संघर्ष कम हो, इसलिए इसे बनाया गया। हाथियों के अलग अलग झुंड आपस में मिल सके, ये भी इसके पीछे बड़ी वजह मानी जाती है।
अब आप खबर तो समझिए, कई बार ऐसा होता है कि ये जो हाथियों का झुंड है, हाथी जो हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटक कर इंसानी बस्ती में चले आते हैं। रास्ता भटकने पर हाथियों का इंसान से टकराव हो जाता है और कई बार ये हाथी रास्ता भटककर रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच जाते हैं और फिलहाल यही हालात झारखंड में बने हुए हैं और चाईबासा में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं जहां हाथी घूमते हुए रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए। अब रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने की वजह से 18 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि धुंध भी काफी ज्यादा होती है और ऐसे में अगर ट्रेन आती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं रामगढ़ में भी हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथी जो हैं वो एनएच के पास पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में जब हाथी एनएच पर पहुंचते हैं तो गाड़ियों की जो आवाजाही है, जो रफ्तार है, वो रुक जाती है और ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ा असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि हाथियों के लिए बड़े फैसले अभी लिए गए हैं और 18 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।